Hello everyone, welcome to Genius Academy. I'm your पॉलिटी टीचर महिमा. अभी तक हम 2 क्लासेस को कर चुके हैं जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है. आपके यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है. इसमें हम अगला टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आज हम इसके बारे में जानेंगे. आपकी पॉलिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. कहाँ से ये आया, ये क्या किस कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डिस्क्रिप्शन है या नहीं है, और कैसे इसकी प्रोसेस हुई, कैसे इसका एग्जिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, क्या इसका यूज़ होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे. अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो आपको लगेगा ये आर्टिकल 13 कहाँ से आ गया. आज जब बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे, बेसिकली हमारा जो टॉपिक होगा वो इन्हीं 2-3 टर्म्स के आजू बाजू घूमेगा. वन इज़ आर्टिकल 13 एंड अदर इज़ योर फंडामेंटल राइट. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो लिखा है ना, द टर्म लॉ अंडर आर्टिकल 13, इसका मतलब क्या है. आर्टिकल 13 हमारा जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 to 35 हैं. तो आर्टिकल 13 में लॉ का मतलब क्या बताया गया है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ इनकंसिस्टेंट होती है फंडामेंटल राइट के साथ, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड होगी. जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू का ये लॉ पावर देती है कि अगर हाई कोर्ट अगर स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं और वो इनकंसिस्टेंस होती है फंडामेंटल राइट के साथ, मतलब कि फंडामेंटल राइट को किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है या किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स अफेक्टेड होते हैं, तो वो लॉ आपकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी या फिर वॉइड हो जाएगी. तो इस आर्टिकल 13 के अंदर कौन कौन सी किस टाइप की लॉ की क्या डेफिनेशन दी गई है. जैसे परमानेंट लॉ जो आपकी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने इनेक्ट की है, और कुछ लॉज जैसे कि आपके ऑर्डिनेंस होते हैं. ऑर्डिनेंस क्या होते हैं इसके बारे में जब आप प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी. अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कोई लॉ आती है अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जैसे ऐसा हो रखा है पार्लियामेंट का, और उस टाइम पे किसी इमरजेंसी कोई इमरजेंसी नॉट दैट नेशनल इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है किसी लॉ की, तो उस टाइम पे आप ऑर्डिनेंस किस टाइम पीरियड के लिए पास कर देते हो. अभी सिर्फ इतना समझ के रखिए. कोई ऑर्डर किसी एग्जीक्यूटिव ने कोई ऑर्डर दिया है तो वो इसके अंदर आ जाएगा. आपके रूल्स रेगुलेशंस हो गए, नोटिफिकेशन कोई इशू गया, कोई आपकी कस्टमरी लॉ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके आर्टिकल 13 में आते हैं. अब एक क्वेश्चन हमेशा रेज होता है, क्योंकि कल मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताया था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, क्या जो ये लॉ की डेफिनेशन है क्या ये इसके अंदर आते हैं. अब ये सेंटेंस कैसे आएगा कि ये लॉ का पार्ट नहीं है, इसके लिए हम 1 by 1 केसेस को स्टडी करेंगे ओवर द टाइम पीरियड. जो जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट्स के, उनको स्टडी करेंगे और ये पॉइंट जो है ये आपको तब क्लियर हो जाएगा. आइए चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे आता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होती है आपकी, ये आपके कुछ फंडामेंटल फीचर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनको आप अमेंड नहीं कर सकते. ये अमेंडेबल है ही नहीं. फिर आपका बेसिस ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बदल जाएगा. तो ये क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड ड्राइव है, कहीं पर इसकी डेफिनेशन दी गई है कि ये जो पोर्शन है ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है. इसके बारे में आपको 1 by 1 जब हम केसेस को स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बेसिक स्ट्रक्चर आया कहाँ से है एक्चुअली. ओके, इमर्जेंस कहाँ से हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर का.
तो पहला केस हम पढ़ते हैं ये शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। जो आप ये देख रहे हैं ना यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 ने से क्या हुआ था इसके बारे में हम जानेंगे कि क्यों इसको फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को 1951 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि जो आपने फर्स्ट अमेंडमेंट एक से पहली चीज़ तो हुई थी आपकी, इससे 9th शेड्यूल ऐड हुआ था। क्या हुआ था? 9th शेड्यूल जो है आपका, मैंने आपको शेड्यूल फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था शेड्यूल क्या होते हैं। ये 9th शेड्यूल जो है इससे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने एक और चीज़ की थी, क्या था? कर्टेल्ड कर दिया था राइट टू प्रॉपर्टी को। राइट टू प्रॉपर्टी जो कि हमारा पार्ट था मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बात भी आपको लेटरली पता चलेगी कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट का पार्ट था अंडर आर्टिकल 19। जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने तो कर्टेल कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी का, बट उस समय पे इट वाज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल जो फर्स्ट अमेंडमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये शंकरी प्रसाद इस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पोजीशन को अपहेल्ड किया और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 368 किसी भी लॉ को अमेंड करने का, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट ऑल्सो। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को भी अंडर आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंड कर सकता है। अभी हमने क्या पढ़ा था आर्टिकल 13 के अंदर कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है, अगर वो इनकंसिस्टेंस होगी किसी भी आपके फंडामेंटल राइट के प्रोविजन के साथ तो उसको आप वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ये कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अंडर आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है। अब एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ की डेफिनेशन है वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज के लिए है। उसके अंदर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एज अ लॉ डेफिनेशन में नहीं डाला जाएगा। अंडर आर्टिकल 13 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आएगा लॉ की डेफिनेशन के अंदर। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि अभी तक पिक्चर में क्या चला है। आपको बात याद रखनी है कि पार्लियामेंट शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है कि अपहेल्ड का मतलब कि सही है, जो ये चीज़ की गई है वो सही की गई है और रूल किया कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट को। अब हम दूसरे केस पर आते हैं जो कि है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये 1965 हो गया, मिस्टेक हो गया है, 67 लिख गया है या 1965 है, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा इसको। 1967 नहीं है, ये 1965 है सज्जन सिंह। और इसलिए भी ईयर्स को याद रखिएगा क्योंकि आपके प्रीलिम्स में तो मेनली ये पूछा जाता है। मेनली आई एम टेलिंग यू, मेनली नॉट कि ज़रूरी नहीं हो, बट फिर भी पूछा जाता है। और आई थिंक इफ़ आई एम श्योर देन 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन भी अरेंज करने के लिए आया है कि आप ईयर वाइज इन केसेस को अरेंज कीजिए। तो ये क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से आपको ईयर्स याद रखने हैं इन केसेस के, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है स्टेट पीएससीज के, कभी कभी यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। सो whatever has written you have to remember, this is the first rule, you can't avoid like this won't come in paper। आप अपने मन से जर्नलाइज नहीं करें, प्रीवियस पेपर में अगर कोई चीज़ पूछी गई है मतलब चांसेस हैं कि ऐसी चीज़ें आएंगी। तो मैंने आपको कल भी बोला था कि जब आप हम आएंगे इस पर फिर से कि जब आप एज अ सिविल सर्वेंट जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको दो चीज़ों को दिमाग में बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी होता है।
पहला होता है कि आपको सिलेबस पता हो कि आपका सिलेबस क्या है, वो हमेशा आपके पास होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को हमेशा रेफ़र कीजिए कि इन्होंने ऐसा क्वेश्चन, तो चांसेस होते हैं कि लगभग वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% श्योरिटी तो नहीं होती, बट कुछ परसेंट आइडिया तो होता ही है कि वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते भी हैं। ओके, एंड समटाइम रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस। तो ये दो बातें ज़रूर याद रखिए। दिस शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड अब ये जो केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये मैंने बोला था आपसे कि आप इसको ये सॉरी मिस प्रिंट हो गया है, ये 1967 नहीं 1965 है। 1965 में ये केस हुआ था। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या हुआ था, कोर्ट ने जो है अपहेल्ड किया था 17th अमेंडमेंट एक्ट जो था। बेसिकली 17th अमेंडमेंट एक्ट में हुआ क्या था, 17th मैंने आपको मेंशन किया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से क्या ऐड हुआ था, 9th शेड्यूल हमारा ऐड हुआ था। ओके, तो 17th अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ करीब 44 एक्ट जो हैं वो 9th शेड्यूल में ऐड हुए थे इससे उनका और जिससे क्या हुआ, आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा था। तो ये जब 17 अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कोर्ट ने इसकी पोजीशन को अपहेल्ड किया और कंफर्म उस समय उन्होंने कंफर्म किया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। तो ये सज्जन सिंह केस था। अब हम जाते हैं इसके बाद जो केस आया था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस, दिस इज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इस केस में क्या हुआ था, जहां आपका जो 17 अमेंडमेंट एक्ट जो था जिसने 44 एक्ट करीब 9 शेड्यूल में, आपके 9 शेड्यूल में क्या, 9 शेड्यूल क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, 9 शेड्यूल इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। 9 शेड्यूल में क्या होता है, 9 शेड्यूल में जब आप कोई स्टेट लॉ या सेंट्रल लॉ को ऐड कर दिया जाता है तो वो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये उसको बेसिकली एक आप ये सोच सकते हो एक ब्लैंकेट उसके ऊपर मिल जाता है कि कोई इस ब्लैंकेट को हटा नहीं सकता, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर 9 शेड्यूल में कोई, इसका भी कुछ चेंजेस हुए हैं लेटरली, जब आप बेसिक स्ट्रक्चर पर पहुंच जाएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे आया, केशवानंद भारती केस कैसे आया, तब आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी। अभी तक सिर्फ इतना माइंड में रखिए अपने। अब गोलकनाथ केस में क्या था, जो आपका 17 अमेंडमेंट एक्ट को जो अपहेल्ड किया था उसको चैलेंज किया गया यहाँ पे फिर से, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड बोला 17 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और ये बोला कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट को अंडर आर्टिकल 368। पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का पावर नहीं है, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ काउंट होगा अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंदर जो मैंने आपको टर्म बताए थे कि लॉ का टर्म आर्टिकल 13 में क्या डेफिनेशन दी रखी है पार्ट 3 के अंदर, वो उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होंगे वो एज अ लॉ काउंट होंगे आर्टिकल 13 के अंदर। तो ये गोलकनाथ केस था। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब आपने शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि पार्लियामेंट ने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि पार्लियामेंट अमेंड भी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो एज अ लॉ नहीं आएगा आर्टिकल 13 के अंदर। लेकिन गोरखनाथ केस में उस पोजीशन को रिवर्स कर दिया गया और ये पोजीशन दे दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। फिर उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आया जो पार्लियामेंट ने पास किया, और बेसिकली इस केस में जो चीज़ें बोली गई थी उसको रिवर्स कर दिया गया 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू। वो था पार्लियामेंट के पास पावर होना फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का, और वो अमेंडमेंट जो है वो लॉ जो आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ की मीनिंग है वो नहीं माना जाएगा। ये 24th अमेंडमेंट एक्ट ने
आपका बोला कि आपका पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अलावा पार्लियामेंट के पास पावर है कि अंडर आर्टिकल 368 कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। फिर आया अभी तक का जो हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस माना जाता है, सबसे बड़ी बेंच बैठी थी इस केस के लिए, दैट इज़ अ केशवानंद भारती केस 1973। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट थे उनको वो इमर्ज हुए, और इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इसने क्या किया, अपहेल्ड किया 24th अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को, कि जो 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने पावर जो लेके आया है पार्लियामेंट रूल्स वो सही हैं। ओवर रूल्ड किया यही गोलकनाथ केस को, उसने ओवर रूल्ड किया इस जजमेंट ने, और पार्लियामेंट को ये बोला कि पार्लियामेंट की इसको निश्चित किया इस चीज़ को कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट जो है अमेंड करने का पावर है, और जो डेफिनेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13। अंडर आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ टर्म को डिफाइन किया गया है वो जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो उस लॉ के अंदर काउंट नहीं होगा, और ये पार्लियामेंट के पास पावर है तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करने का। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 को अपहेल्ड किया, और एक बस कंडीशन क्या रखी कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकता है, यहीं से आपका बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है, यहीं से आपका ओरिजिन होता है बेसिक स्ट्रक्चर का, कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने का फंडामेंटल राइट को, बट पार्लियामेंट वो क्या आपका बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होता है तो पार्लियामेंट किसी भी लॉ को अमेंड कर सकता है, इवन अ फंडामेंटल राइट कुड बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। ये आपको याद रखना है, यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर आप जानेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस से निकल के आया है। बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, देयर इज नो मेंशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द केशवानंद भारती केस। अब अगला केस आता है, अभी तक हम बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया, अब ये इम्पॉर्टेंट केस है। बेसिक स्ट्रक्चर तो ओवर द टाइम पीरियड केसेस आते रहे, उन्होंने नए नए एलिमेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर्स के उससे हमको पता चलते रहे, ये उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण के केस ये था 1975 का। इसमें क्या हुआ, 39th अमेंडमेंट एक्ट जब गवर्नमेंट लेके आई 1975 में, उसमें क्या कर दिया गया कि आपका जो इलेक्शन डिस्प्यूट है प्राइम मिनिस्टर का और स्पीकर ऑफ इंडिया को, वो आउट ऑफ जो है कोर्ट से कोर्ट की रीच से जुरिडिक्शन से दूर रखा गया, कि कोर्ट का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा, जो इलेक्शन डिस्प्यूट होंगे उनमें कोर्ट कुछ नहीं बोल सकता है। और जो आपके प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ आपके जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उसका उनके जो इलेक्शंस होंगे उनसे इलेक्शंस रिलेटेड जो डिस्प्यूट होंगे उस पर कोर्ट का कोई अधिकार नहीं होगा, ये 39th अमेंडमेंट एक्ट ने बोला। तो फिर जब ये इंदिरा गांधी नेहरू गांधी वर्सेस राजनायक केस गया सुप्रीम कोर्ट ने, तब उन्होंने इस 39th एक्ट की पोजीशन को इनवैलिडेट किया और री इन्फोर्स किया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये बेसिकली आपसे क्या ले रहा है, कोर्ट से क्या ले रखा है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का पावर कोर्ट से ले रहा है, विच इज योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ऐसा नहीं किया जा सकता, कोर्ट ने ये अश्योर किया, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू आपके बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट फिर गवर्नमेंट लेके आई 1976। इसने क्या किया कि पार्लियामेंट के पास जो है वो अनलिमिटेड पावर है किसी भी चीज़ को अमेंड करने का।
लिमिटेड पावर नहीं है, इट इज़ अ अनलिमिटेड पावर, कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, कैसे भी अमेंड कर सकते हैं। ये इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने कहा। अब फिर उसके बाद जब इस चीज़ को चैलेंज किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो मिनर्वा मिल्क केस जो है ये 1980 का, इसमें कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट का जो था उसको इनवैलिडेट किया और अफर्म किया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का और आप इसको नहीं क्वेश्चन कर सकते, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि कोई भी अमेंडमेंट क्वेश्चन नहीं होगा किसी भी कोर्ट में। नो अमेंडमेंट कुड बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्क केस में अफर्म किया कि जुडिशियल रिव्यू इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उसको नहीं लिया जा सकता, बिकॉज एज केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट बोल चुका था कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर to amend any part of constitution under article 368 including fundamental rights, but बेसिक स्ट्रक्चर नहीं अब वायलेट होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इस केस ने फिर से अश्योर किया बेसिक स्ट्रक्चर को, अफर्म किया कि जुडिशियल रिव्यू एज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बमन राव केस आया 1981 में। हाँ, बमन राव केस ने क्या बोला कि जो लॉ इनेक्ट हुई हैं आफ्टर केशवानंद भारती केस वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे आपका 9th शेड्यूल अगेन पिक्चर में आ जाएगा, जो मैं आपको बोल रही थी कि मैंने आपको पहले बोला कि 9th शेड्यूल में जो है आपकी जो लॉज को रखा गया है वो लॉज जो हैं वो सुरक्षित रहेंगी किसी भी कोर्ट में चैलेंज करने से। तो ये जो बमन राव केस आया, बमन राव केस में बोला गया कि बिफोर 1973 जितनी भी एक्ट्स ऐड किए गए हैं 9th शेड्यूल में वो तो सुरक्षित, लेकिन आफ्टर 1973 जो भी एक्ट्स ऐड किए गए हैं वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होंगे, मतलब उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। उनको देखा अगर वो इनकंसिस्टेंस हैं, किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं या किसी और राइट को वायलेट कर रहे हैं, तो वो जुडिशियल रिव्यू उनका किया जा सकता है। वो इम्यून नहीं है कम्प्लीटली। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर नॉट ओनली द फंडामेंटल राइट मेनली आप अमेंड कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 9th शेड्यूल में, मेरा कहने का मतलब है कि 9th शेड्यूल में आप अभी भी लॉज को रख सकते हैं उनको, लेकिन वो लॉज अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही हैं तो वो आपको वो चैलेंज की जा सकती हैं कोर्ट में, और कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू है, वो अधिकार है कि वो उन लॉज को बोल सकता है कि दीज आर वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये आपको केसेस में दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट केस बिफोर द इमरजेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ केम इन पिक्चर। आपका ये शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951, जिसने बोला कि पार्लियामेंट कुड अमेंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368, और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, प्लीज़ याद रखिएगा ये 1965 है, 1967 नहीं है, इसको 1967 प्लीज़ मत लिखिएगा, मैं आपको कई बार ये रिपीट कर चुकी हूँ कि बाय मिस्टेक हो गया, इसका 1965। ओके, फिर ये गोलकनाथ केस आया, दैट इज़ 1967। इसने पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकता ऐसा बोला, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ अ लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। फिर आपका 24th अमेंडमेंट एक्ट आया 1971। ये मैं आपको क्यों, और ये वेरी इंपॉर्टेंट द केशवानंद भारती केस, क्योंकि इससे बेसिक स्ट्रक्चर के काफ़ी एलिमेंट्स को बताया गया, जैसे कि आपका सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री आपकी सेक्युलर है एंड मैनी मोर। ओके, तो ये इस तरीके से वे बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। सो हियर वी आर एट प्रेजेंट। अभी सिचुएशन क्या है? एट प्रेजेंट सिचुएशन इज पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट but without affecting the basic structure of constitution. In sum up of every cases, the present situation is कि आप किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं होना चाहिए।
बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक कोई मैंने आपको पहले भी बोला कि कोई डेफिनेशन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर की कि ये बेसिक स्ट्रक्चर। ओवर द टाइम पीरियड जजमेंट्स के साथ नए नए फीचर्स ऐड होते गए, वो आपके बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब क्या क्या ये सारे ओवर द टाइम पीरियड जो नए नए जजमेंट्स आए उनके थ्रू ही ये एडिशन हुआ है इस लिस्ट का। एलिमेंट ऑफ बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इसमें से कुछ चीज़ें आप पढ़ भी चुके होंगे, मैंने आपको बताया होगा कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। ओके, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, आपका सेक्युलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कुछ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ उनका मीनिंग क्या होता है, और कुछ जो ओवर द टाइम पीरियड जब आप वन बाय वन एक एक लेक्चर को कवर करोगे तब आपको पता चलते जाएंगे। ये मैंने आपको लिस्ट दे दी है, आप इसको प्लीज़ रीड आउट कर लीजिएगा कि ये लिस्ट कभी कभी, क्योंकि इन्हीं में से पूछ लिया जाता है, 2-4 ऑप्शंस वो दे देते हैं, कभी स्टेटमेंट के उसमें दे देते हैं कि ये जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और 2-3 सेंटेंसेस दे दियो, किसी में ऐसा दे दिया जो नहीं है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर आपको एलिमिनेट करने के लिए दे दिया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में। और इन जनरल जब आप आंसर राइटिंग भी करते हैं तो अगर आपको इनका आइडिया होगा और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप इसको इन वर्ड्स को, इन एलिमेंट्स को उसमें ऐड कर सकते हैं। आपको बेसिकली आपको प्लस मार्क्स तो दिलवाया ही दिलवाएगा, +1 तो करा ही देगा आपकी, एनरिच करता है बेसिकली आपके किसी भी आंसर्स को। इस तरीके की चीज़ें जब आप अपने आंसर्स में आर्टिकल्स को मेंशन कर दिया, आपने शेड्यूल को मेंशन कर दिया, आपने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स टाइप का एलिमेंट्स को मेंशन कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर एज अ वर्ड किसी तरीके से अगर वो यूज़ हो रहा है उसको मेंशन किया, तो आपके आंसर को एनरिच कर देते हैं। ओके, दिस इज़ इट बेसिक। तो अभी तक आपने जो है, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज मैं आपको अगली यूनिट अगली टॉपिक पर इसलिए नहीं बढ़ूंगी क्योंकि मैं आपको फिर से एक बार जो हमने अमेंडमेंट पढ़ा था उसका उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। मैं एक बार आपको 1 सेकेंड, मैंने कल आपको अमेंडमेंट का प्रोसीजर पढ़ाया था कि अमेंडमेंट कैसे होता है। उसमें मैंने आपको 3 टाइप की मेजॉरिटी बताई थी। अमेंडमेंट बेसिकली आपका किसके अंदर है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 20 आर्टिकल 368। और अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को आपने ऐड कर दिया, किसी चीज़ को आपने रिपील कर दिया। बेसिक अमेंडमेंट का मतलब यही होता है। ओके, तो अमेंडमेंट में मैं आपको एक बार फिर से, मैं आपको कल मैंने थोड़ा जल्दी में आपको बताया था कि सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी विद टोटल मेंबरशिप, स्पेशल मेजॉरिटी एंड हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इनका मतलब क्या होता है। एक मैं सिंपल, तो मैं आपको इसको फिर से बता रही हूँ एक बार। सिंपल मेजॉरिटी से हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंडमेंट होते हैं। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? ओके, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन 50% या 50% +1, इतने लोग प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं तो वो चीज़ अमेंड होने के लिए पास हो जाएगी। प्रेजेंट एंड वोट। अब इसका मतलब क्या हुआ? सपोज आपके 545 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में। 545 मेंबर्स में से 200 लोग जो हैं प्रेजेंट हैं जिस दिन ये अमेंडमेंट होना है, और 200 लोगों ने ही वोट भी किया है। तो अब इसका जो है प्रेजेंट एंड वोट किया, तो 50% कितना होगा? 50% ऑफ 200 इज 100, राइट? और 100 में +1, तो अगर 101 लोग आपका वोट कर देते हैं तो आपका सिंपल मेजॉरिटी के साथ, जो कि आपके आर्टिकल 368 में नहीं डिस्क्राइब है,
सिंपल मेजॉरिटी, उसके साथ आपका ये अमेंडमेंट जो है वो पास हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद यू। 50% + 1, 50% का मैंने आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि सपोज 545 लोग आपके लोकसभा में हैं, लेकिन जिस दिन वोटिंग होनी है अमेंडमेंट के लिए उस दिन 200 लोग ही प्रेजेंट हुए और 200 लोगों ने वोट भी किया, तो 50% ऑफ 200 कितना होगा? 100 + 1, तो क्या हो जाएगा? 101। अब 200 लोगों में से भी अगर सपोज प्रेजेंट तो 200 हैं लेकिन वोट 150 ने किया, तो उसका 50% निकाल के और +1 कर देंगे, तो इतने लोगों को पास होना चाहिए। तो बोथ होना चाहिए, प्रेजेंट भी होना चाहिए और वोट भी। अकेला प्रेजेंट होने से और वोट ना करे तो कोई सेंस में, बोथ कंडीशन शुड मैच। इनसे कौन कौन से प्रोसीजर्स सिंपल उससे अमेंड हो जाते हैं, मैं आपको लिस्ट में एक डाल के दे दूंगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि सिंपल मेजॉरिटी से क्या होता है, आपकी स्पेशल मेजॉरिटी, टोटल मेंबरशिप क्या होता है। ये वन ऑफ द टाइप है स्पेशल मेजॉरिटी का। स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। इस स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होना चाहिए, इसको टाइप 2 भी बोलते हैं हम। टाइप 1 क्या होता है मैं आपको लेटर बताऊंगी। अभी और भी टाइप की मेजॉरिटी होते हैं, बट मैं आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो मेजॉरिटीज वर्क करती हैं मैं उनको बारे में बता रही हूँ। इफेक्टिव मेजॉरिटी भी होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है। जब ओवर द टाइम पीरियड जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आपको अभी बस मैं कुछ मेजॉरिटी का आइडिया दूँ, तो लगभग थोड़ा इधर उधर वोटिंग का थोड़ा डिफरेंस पड़ता है, सिमिलैरिटीज़ ही होती है बस। जो थोड़ा अभी कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा आइडिया ले लीजिए। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल मेजॉरिटी विद टोटल मेंबरशिप। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 टाइप की बेसिकली आपको परमिशन लेनी होती है पार्लियामेंट से। टोटल मेंबरशिप का मतलब हुआ कि आपके एटलीस्ट 50% जितनी, जैसे 545 अगर है तो 545 का 50% के कोरम को हाँ बोल देना चाहिए उस अमेंडमेंट के लिए। 50% कोरम होना चाहिए, कोरम। ओके, कि अगर 545 लोग लोकसभा में हैं और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ईच हाउस, जिस हाउस में जितने भी मेंबर हैं उनके कोरम का 50% होना चाहिए। कोरम 50%, वो जितनी सीट्स हैं वहाँ पे जितने मेंबर्स हैं उनका 50% होना चाहिए। 50% लोग आपको बोल रहे हैं कि यस ये अमेंडमेंट एक्सेप्टेबल है, तो ये पहली कंडीशन मैच हो जानी चाहिए वहाँ पे। दूसरी कंडीशन इसमें लगती है आपकी, वो है 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग पहली मैच कर गई कि 50% लोगों ने पार्लियामेंट के 50% जो मेंबर्स उन्होंने हाँ बोल दिया कि सर प्लीज़ कंटिन्यू विद दिस अमेंडमेंट, तो वो चीज़ हो जाएगी। 2/3 का मतलब है कि उस दिन जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उनके 2/3 वोटिंग हो रही है। अगर 250 मेंबर्स प्रेजेंट हैं उस दिन, ओके, और वो 250 के 250 वोट भी कर रहे हैं, तो 2/3 ऑफ 250 प्रेजेंट एंड वोटिंग आप निकाल लेंगे और वो जो टोटल निकल के आएगा वो आपके उस बिल को पास कर देगा। ओके, तो इस तरीके से ये दोनों जो कंडीशन है आपकी मैच करनी चाहिए। I hope this is very important. Sometime people forget. इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि टोटल मेंबरशिप का मतलब क्या हुआ, 50% कोरम का मतलब क्या हुआ, फिर 2/3 में कन्वर्ट, तो अलग अलग दोनों कंडीशन लगती हैं आपकी। पहली कंडीशन ये कोरम वाली, जिसमें पहले मतलब बेसिकली 2 बार पार्लियामेंट किसी चीज़ के लिए हाँ बोलता है। अगर एक भी कंडीशन इसमें से मैच नहीं की तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। दोनों कंडीशन का मैच होना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कि नहीं मैच करती हैं ये रिक्वायरमेंट्स,
और कुछ कुछ केसेस में हुआ है कि मैच कर रही, दोनों कंडीशन अगर मैच कर गई हैं तो आपका वो बिल जो एक्ट होगा, जो अमेंड होना होगा, वो प्रोसीजर अमेंड हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। कहीं भी हुआ तो हम आगे चल के आपको इसके बारे में और बता देंगे, एक बार फिर से बता देंगे, नो इशू। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को मैं इस तरीके से नोट कर देती हूँ, इसका मतलब पार्लियामेंट है प्लस कंसेंट ऑफ half of the state legislature किसके साथ? सिंपल मेजॉरिटी के साथ। कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, सिंपल मेजॉरिटी। अगर इसके हाफ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट में आपको बता चुकी हूँ। कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है, सपोज आपके 28 आपके स्टेट लेजिस्लेचर हैं, तो 28 में से आपके 15 प्लस लगभग आधा हो जाएगा आपका, राइट, या 14 प्लस, बेसिकली 14 प्लस अगर आपके कंसेंट मिल जाता है स्टेट लेजिस्लेशन में। जो सिंपल मेजॉरिटी मैंने आपको बताई, प्रेजेंट एंड वोटिंग 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं, तो आपका वो सिंपल मेजॉरिटी का अगर हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब 15 स्टेट लेजिस्लेशन ने भी अगर पास कर दिया उस बिल को, और ये कहाँ पे ये वाली कंडीशन लगती है जहाँ पे बेसिकली फेडरल कैरेक्टर आ जाता है पिक्चर में। फेडरल कैरेक्टर क्या होती है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, आप जाके प्लीज़ प्रीवियस 2 क्लासेस रेफर कर लीजिएगा। फेडरल कैरेक्टर जहाँ पे पिक्चर में आ जाता है वहाँ पे ये वाला अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो अप्लाई होता है। तो ये 3 टाइप के आज मैंने सोचा था कि मैं आपको ये तीनों ये फिर से मैं एक बार आपको बता दूंगी ताकि आपको क्लैरिटी, कल थोड़ा जल्दी में मैंने बता दिया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडर आर्टिकल 368 2 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल का अमेंडमेंट होता है। वन इज स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद टोटल मेंबरशिप, एंड दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जहाँ पे फेडरल कैरेक्टर इफेक्ट हो रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को आपका स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, ये आपका पार्लियामेंट के ही किसी एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है पहले, और दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ वो पास होना चाहिए। और दूसरी चीज़, इसको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको याद रखने के लिए, इसको मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्राइवेट मेंबर्स यहाँ से मतलब है कि जो the member should be a part of legislature but other than minister, कोई मिनिस्टर नहीं है बट वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो मेंबर आपका इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्राइवेट मेंबर का मतलब ये है, ओके। और वो बिल भी प्राइवेट बिल कहलाता है। फिर ऐसे कई बिल हैं जो प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किए हैं। और दूसरी चीज़, आपका जो है प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर आपका असेंट देना ही होता है। ये आई थिंक मैं श्योर हूँ, वैसे तो 24th अमेंडमेंट एक्ट से ही ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर प्रेसिडेंट का असेंट अनिवार्य, प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा उस बिल पर, वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट किस तरीके से बिल पर असेंट अपना देता है, जो हम प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में जानेंगे। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कि आपका जो फेडरल कैरेक्टर की जब बात में आती है तो सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट अकेला इन्वॉल्व नहीं होता है, वहाँ पे आपका स्टेट भी पिक्चर में आ जाता है। और हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर अगर उसको सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास कर देते हैं, जब कोई बिल फेडरल कैरेक्टर को अमेंड करने की बात करता है, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर वहाँ पे कंसर्न में आ जाता है। इस तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
होता है। आई होप आई एम क्लियर। आपके अब ये पहला जो आपका टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फॉर्मेशन, अमेंडमेंट्स क्या हैं, मैंने कुछ आपको इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी लेक्चर्स में बताए हैं, और दूसरा आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आपका ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की कोई इशू लगा हो, कुछ मुझसे गलती हो गई हो, तो मैं उस चीज़ को अपने नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। हाँ, मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ, इस बात से मुझे याद आया, मैंने आपको बताया था मैंने आपको एक वर्ड कई बार बताया, स्टेट, राइट, कि स्टेट क्या होता है। ये जो स्टेट है इसका बेसिकली आपको जो यूज़ होगा वो अंडर आर्टिकल 12 होगा। आर्टिकल जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, एक्चुअली हमारा अगला जो टॉपिक भी होगा वो फंडामेंटल राइट ही होगा। हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आर्टिकल 12 आपको बताऊंगी। यहाँ जो आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो आपके फंडामेंटल राइट्स के पर्सपेक्टिव में दी गई है। क्या क्या स्टेट के अंदर आता है कि पार्लियामेंट आता है, आपका स्टेट लेजिस्लेचर आता है, कुछ आपके गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं वो आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट्स के, वो स्टेट के अंदर, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आपके अगेंस्ट स्टेट ही अवेलेबल होते हैं। तो आर्टिकल 12 में जो स्टेट का मतलब बताया गया है, मैंने आपको प्रीवियसली स्टेट का मतलब आप एक जब अलग किसी उसके साथ की कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो फंडामेंटल लॉज होते हैं जो किसी स्टेट को गवर्न करने में हेल्प करते हैं, वहाँ पे स्टेट का मतलब आपके बेसिकली एक नेशन से है। स्टेट जिसकी अपनी एक टेरिटरी हो, एक पॉपुलेशन हो, वो स्टेट कहलाते हैं। एक स्टेट की पॉलिटिकल साइंस में एक बेसिक डेफिनेशन होती है, बट अंडर आर्टिकल 12 जो है वो फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में स्टेट वर्ड को यूज़ किया गया है, उसको डिफाइन किया गया है कि इसमें स्टेट के अंदर क्या क्या आएगा। एक ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती, मुझे ये था कि आप कंफ्यूज ना हो कि स्टेट तो मैम ने इस तरीके से, स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट के क्या क्या मीनिंग होते हैं, ये जो है जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तब मैं आपको इस को और क्लियर कर दूंगी। अगला टॉपिक हमारा फंडामेंटल राइट्स ही रहेगा। तो आज मेरी तरफ से इतना ही, आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम अपना फंडामेंटल राइट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सिलेबस के थ्रू आपने सिलेबस को देखा होगा, और मेरा ये बोलना है आपसे कि प्लीज़ आप सिलेबस के थ्रू ही पढ़ाई कीजिए, अदरवाइज़ आप अननेसेसरी बहुत कुछ पढ़ लेंगे और शायद वो उतना यूज़ में भी नहीं आएगा। आपका एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपकी एक बेस्ट अप्रोच होती है कि आप अपना सिलेबस को ध्यान में रखिए, सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो उसको रेफ़र कीजिए। और अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और करंट अफेयर्स में उसका कहीं रिलेशन मिल रहा है तो प्लीज़ उसको, करंट अफेयर्स को आप अपने सब्जेक्ट से ही रिलेट करके पढ़िए। ये मेरा आपसे बोलना है। दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। वी विल मीट यू टुमारो एंड वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल राइट्स। थैंक यू।